नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा के जनता से है। योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में प्रदेश नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील होता जा रहा है। मनोहर सरकार में प्रदेश का कोना कोना विकसित होता जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानीपत के कुराना गांव में आयोजित गुरु ब्रह्मानंद गौशाला के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गौशाला को 21 लाख रुपए देने की घोषणा की। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के विकास के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है, जिससे प्रदेश को एक नई गति मिल रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल गरीब जरूरतमंदों के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लेते रहते हैं। इन सब की बानगी तब देखने को मिली जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानीपत के ब्रह्मानंद गौशाला के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ब्रह्मानंद गौशाला को 21 लाख रुपए की घोषणा की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गौशालाओं का बजट जल्द ही बढ़ाया जाएगा। रजिस्ट्रेशन का कार्य चल रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि गाय केवल जानवर नहीं है, गाय से हमारा इतिहास जुड़ा है, हमारा धर्म जुड़ा है, गाय की रक्षा करना हमारा फर्ज है। हमारे ऐसे संस्कारों का प्रतीक है कि जिसके बारे में हम श्रद्धा का भाव मन में रखते हैं। सभी जानवरों के प्रति इस प्रकार की श्रद्धा नहीं है। गौ के प्रति विशेष तौर पर हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ऐसी है। भगवान कृष्ण के समय में भी उनकी लीलाओं में गौ माता का कितना स्थान है। हम गौ को माता मानते हैं, और माता कहने से केवल ऐसा नहीं कि उनकी कोई उपयोगिता है, दूध होता है, गोमूत्र होता है, गोबर होता है, या दही होता है, या घी होता है, इस कारण से ही हम माता मानते, ऐसा नहीं है। माता के प्रति श्रद्धा का भाव है। आखिर मां के प्रति जो आस्था होती है, बहुत बड़ी आस्था होती है। जैसे जननी हमारी मां है, वैसे हमारी गौ माता है। हमने और बहुत चीजों के प्रति भी संज्ञा दी है माता के नाम से। तुलसी को हमने माता माना है, गंगा को हमने माता माना है, धरती को हमने माता माना है। ऐसी प्राकृतिक चीजें जिनके प्रति अटूट विश्वास है, हमारे जीवन को बड़ा सार्थक बनाती हैं चीजें। ऐसी चीजों के लिए हम माता का संज्ञा देते हैं, और ये दुनिया में कहीं नहीं है। दुनिया में तो अब क्योंकि इस गांव में पुराना के लोगों की भी अपेक्षा हमारे से है कि पुराना में किस प्रकार की व्यवस्था है, किस प्रकार की जो हमारी डिमांड्स हैं, उसको पूरा किया जाए। जो 500 एकड़ जमीन की बात आपने कही है, उसका मैंने विस्तार से बताया। उसका पूरा उपयोग हम ग्राम सभा की बैठक में प्रस्ताव रखेंगे और उसके माध्यम से सब कराएंगे। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम में विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष के लोग पोर्टल हटाने की बात करते हैं, परिवार पहचान पत्र को भी हटाने की बात करते हैं। और गांव के लोगों से तो मेरा एक और अनुरोध है। ये तो पुराना की गांव गोरक्षा की बात तो हो गई, लेकिन गांव के विकास के लिए अब हरियाणा सरकार जो है गंभीर है। पूरे गंभीरता से हम योजनाएं बना रहे हैं। हमने पिछले दिनों में घोषणा की थी कि गांव में 1100 करोड़ रुपए हम भेज रहे हैं। अब कुछ गांव ने तो शुरू कर दिया। 2 दिन पहले तक ऐसा था कि 1650 प्रस्ताव ऐसे पारित करके और गांव ने काम पूरे कराने शुरू कर दिए। लेकिन एक हमारे कुछ विपक्षी मित्र ऐसा कुछ ना कुछ शुरुआत छोड़ते रहते हैं कि सरकार कोई भी अच्छा काम करे उसको गलत ढंग से कैसे पेश किया जाए। हमने कहा कि हम पोर्टल पर काम करेंगे, पारदर्शी तरीके से करेंगे, सब जानकारी लोगों को घर बैठे मिल जाए। कहते नहीं, पोर्टल कुछ नहीं, हम तो आएंगे और पोर्टल खत्म कर देंगे। हमने परिवार पहचान पत्र की योजना बनाई, उनका हम आएंगे, परिवार पहचान पत्र का सिस्टम खत्म कर देंगे।
अरे भाई हिसाब किताब ठीक से रखेंगे, कौन गरीब है, कौन मध्यम दर्जे का है, कौन ठीक ठाक पैसे वाला है, तो हमारी जो जिम्मेवारी है वो गरीब आदमी के लिए पहले है। वो गरीब जाति से ऊपर उठ करके हम सोचेंगे। ज्यादातर उसमें अनुसूचित जाति के लोग हैं, गांव के लोग ज्यादा हैं, उसमें बैकवर्ड क्लास के लोग भी ज्यादा हैं, कुछ अन्य भी हैं। उन सबको सहायता पहुंचाना उसके माध्यम से करेंगे। वो आएंगे, आते हैं, कहेंगे कि हम तो मेरिट फाड़ के फेंक देंगे, फिर वो इस पार से शुरू हो जाएंगी, तेरा मेरा और पर्ची खर्ची, उसमें से चीजें शुरू करेंगे। क्या वो बात ठीक है? अगर इस प्रकार का दोबारा से वही जमाना आ गया तो बताओ ठीक है भाइयों? नहीं ना? ऐसे काम शुरू किया है, इसको सब सहमत है ना? सब सहमत है। हरियाणा, जिसने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में कई उपलब्धियां हासिल की। मनोहर नीतियों के कारण हरियाणा प्रदेश प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है और इसी कारण आज हरियाणा 21वीं सदी का सबसे विकसित और समृद्ध प्रदेश बनने की ओर कदम बढ़ा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा देश विदेशों में अपनी पहचान कायम कर रहा है। जनता टीवी के लिए पानीपत से अनिल कुमार की रिपोर्ट। सूबे के मुखिया मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश एक नया आयाम स्थापित कर रहा है, जिससे प्रदेश की छवि दिन ब दिन बदलती जा रही है। मनोहर सरकार प्रदेश के गरीब जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कदम उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, देश के अन्य राज्यों में भी मनोहर नीतियों को अपनाया जा रहा है। चाहे बात प्रदेश में परिवार पहचान पत्र का करें या फिर बात अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का करें, हर नागरिकों का विकास हो रहा है। इन सब में हरियाणा एक नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विकास कार्यों से जुड़ी देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश और प्रदेशवासियों के हित में लगातार महत्वपूर्ण फैसले लेती रहती है, जिसका नतीजा ये है कि आज हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में अपना स्थान बना चुका है। आज मनोहर सरकार के नेतृत्व में हरियाणा का चहुमुखी विकास हो रहा है। प्रदेश और प्रदेशवासियों को मनोहर नीतियों का सीधा लाभ मिल रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनता के बीच चल रहे योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि अंत्योदय योजना का सबको लाभ मिल रहा है और चिरायु योजना का लाभ 28 लाख परिवारों तक पहुँच रहा है। कोई भी योजना जो हमारी शुरू होती है वो किसी साल को या किसी चुनाव को रख के कभी नहीं बनाता। मेरे सामने होता है जनहित लोकहित। जनहित लोकहित ये सबसे बड़ा लक्ष्य है मेरा। और इसमें जब हमको ये ध्यान में आया कि प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है आयुष्मान भारत की। आयुष्मान भारत में जो SCCC डाटा, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डाटा 2011 में जो बना था, उसके आधार पर वो योजना लागू की है सारे देश में। उस बात को 11 साल हो गए उस डाटा को इकट्ठे किए हुए। समाज में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। परिवारों की आय कम हो ज़्यादा हो ये बदल होती रहती है। उसमें भी जो BPL की लिमिट थी वो 1,20,000 रुपया प्रति परिवार प्रति वर्ष की आय थी। आज सिनेरियो बदल गया है लोगों की, यानी एक प्रकार से इन जनरल भी जैसे आर्थिक स्थिति प्रदेश की होती है उस हिसाब से बदलती है। आज हमको लगता है कि वो उस डाटा के परिवार 15.5 लाख परिवार उस समय सूची में थे। जब हमने गोल्डन कार्ड देने शुरू किए तो वो परिवार ही 9 लाख हमको मिले। बाकी 6 लाख परिवार या तो कई बार ऐसे गरीबी के परिवार होते हैं वो कहीं शिफ्ट कर जाते हैं, बाहर प्रदेशों के परिवार होते हैं, या उनकी आय लिमिट ऊपर हो जाती है, वो खुद भी कार्ड बनवाने के लिए आते नहीं हैं। तो ऐसे मात्र 9 लाख परिवार। जब हमने इनकम बेस्ड सारा ये डाटा परिवार पहचान पत्र के माध्यम से इकट्ठा किया तो हमने उस आय लिमिट को 1,80,000 किया और वो बन गया 28 लाख परिवार, 28,89,000, टू बी मोर स्पेसिफिक 28,89,000 परिवार हो गए। अब हमको लगा कि ये सारे परिवार उसमें जोड़ने चाहिए। तो केंद्र ने तो हमको मैक्सिमम लिमिट दी हुई 15.5 लाख परिवार की, हमने उसको 28,89,000 किया है। तो 13,89,000 परिवारों को अतिरिक्त प्रदेश सरकार की ओर से 5 लाख का स्वास्थ्य का बीमा करने के लिए योजना बनाई। उस योजना का नाम है चिरायु हरियाणा, एक्सटेंशन ऑफ आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत में केंद्र सरकार का योगदान रहता है 60% का, 40% प्रदेश सरकार देती है। लेकिन 15 लाख से ऊपर, 15.5 लाख से ऊपर जो 13 लाख ये परिवार हैं, इनका पूरा पैसा प्रदेश सरकार खर्च करेगी और इस पर हमारा लगभग 500 करोड़ रुपया साल का ये हमारा खर्च होगा। अब ये टारगेट है गरीब आदमी को उसके इलाज पर पैसा न खर्च ना करना पड़े, ये टारगेट वो है।
मुख्यमंत्री की इन्हीं मनोहर नीतियों के कारण आज हरियाणा ने अपनी पहचान विदेशों में भी बनाई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा ने सबसे तेजी से विकास कर रहे राज्यों में खुद को शामिल किया है। बात चाहे हरियाणा के विकास की हो या फिर हरियाणा वासियों की हो या फिर सभ्यता और संस्कृति को बढ़ावा देने की, हरियाणा की मनोहर सरकार ने हर दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसका परिणाम जमीनी स्तर पर देखने के लिए मिल रहा है। योजना जो चिरायु बताई है, चिरायु भी अंत्योदय का एक हिस्सा है। अंत्योदय का मतलब है कि जो गरीब है उसका अपलिफ्टमेंट करो, उसमें उसकी खर्च में सहयोग करो या उसकी इनकम बढ़ाओ। हमने जो परिवार पहचान पत्र बनाया है इसके अंदर अलग अलग कैटेगरी के वर्ग के लोगों को हमने छांटा है। जैसा अगर 1 लाख रुपया पर परिवार पर ईयर अगर मैं इनकम की बात करके परिवारों को छांटता हूं, वो परिवार 7 लाख मिलते हैं मुझे। 7 लाख परिवारों में से कोई ना कोई एक व्यक्ति जिसको कोई रोजगार दिया जाए, जो उसकी सहायता की जाए ताकि वो अपनी आय को बढ़ा सके। इसके लिए हमने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना चलाया ताकि इनको परिवारों का उत्थान कैसे करें। हमने कैंप्स लगाए, लगभग 500 के आसपास कैंप्स लगे हैं। 2.5 लाख परिवारों का उसके अंदर हमने बुला करके उनकी काउंसलिंग कराई, उनसे पूछा है किस बात में रुचि है, क्या वो काम कर सकते हैं, क्या उनको स्किलिंग के माध्यम से उनका लेवल ऊपर उठा सकते हैं, क्या किसी को प्राइवेट नौकरी में नौकरी दिलवा सकते हैं, क्या किसी को लोन की आवश्यकता, काम करना चाहता है उसको लोन मिल सकता है क्या। तो अभी तक इसी साल में ये शुरू किया हमने, क्योंकि 2 साल पीछे कोविड के ये हमारे एक प्रकार का मैं ये कहूँगा कि वो आधे अधूरे ही काम हुए हमारे। बाहर जाके काम कर नहीं सके, फील्ड में लोग काम के लिए उतर नहीं पाए, घर से काम करना पड़ा, ऑनलाइन काम करना पड़ा। लेकिन अब उस पर शुरू किया है तो लगभग 32,000 परिवारों को उसका सीधा लाभ मिल चुका है। ये ग्राउंड रियलिटी है। जबकि उनको किसी को 1 लाख की ज़रूरत है 1 लाख, किसी को 2 लाख की ज़रूरत है 2 लाख, किसी को अपनी दुकान में पैसा चाहिए, मानो छोटा सा दुकान उसको बनानी है उसके लिए चाहिए, किसी को 2 पशु पालने हैं उसके लिए चाहिए, किसी को कोई छोटी मशीन लगा के अपना छोटा उद्योग लगाना उसके लिए चाहिए। ये 32,000 तो बैंकों से सीधा सीधा इनको लाभ मिला है। जिन लोगों को नौकरी दी है ऐसे नौकरी वाले लोग भी काफ़ी इसमें आगे आए हैं। जैसे अभी हमारा एक HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम, ये हमने पोर्टल बनाया और हमने घोषणा की कि जो आउटसोर्सिंग पर अभी तक हम ठेकेदारों से लोग लेते थे, बहुत शोषण होता था लोगों का, उस शोषण को बंद करने के लिए हमने अब सीधे सीधे जो गरीब लोग हैं उनको HKRN के माध्यम से जो आउटसोर्सिंग की नौकरी वो देनी शुरू किया। सबसे पहले TGT PGT टीचर्स मैंने स्वयं अपने हाथ से 4100 लोगों को बटन दबा करके, और जो सबसे पहले गरीब लोग हैं जिनकी आय 1 लाख से कम है, जिनकी आय 1,80,000 तक है, उनको अलग अलग प्राथमिकता देकर, जैसे हमने 1 लाख से नीचे के जो परिवार हैं उनमें से कोई PGT TGT मिल गया तो उसको 50 अंक दिए, 1,80,000 तक को है उसको 40 अंक दिए, 1,80 से ऊपर मानो 3 है या 2.5 है उसको हमने 30 दिए, उसके ऊपर 20 दिए, ताकि जो सबसे गरीब परिवार है उसकी इनकम के हिसाब से उसको वरीयता दिया जाए। 4,000 लोगों को नौकरी दी है, अभी और 4-5,000 हमने देनी है, तो ये अंत्योदय ही है। तो इस प्रकार के हमने सरकारी नौकरी में भी एक योजना बनाकर कि जिसके परिवार में एक भी सरकारी नौकरी नहीं है उसको 5% अंक अलग दिए, अभी अंत्योदय ही है। इसको लेकर के लोग कोर्ट में पहुंचे कि तो डिस्क्रिमिनेटरी है। कोर्ट ने कहा कि नहीं, जनता के हित में किसी प्रकार की ऐसी योजना कि आखिरी आदमी को अगर उठाने के लिए कोई स्पेशल, आखिर रिजर्वेशन भी तो यही चीज़ होती है कि रिजर्वेशन में भी गरीब परिवारों को लाभ मिले ताकि वो आगे बढ़ जाए। इसी प्रकार से हमने ये सब किया तो कोर्ट ने इसको अपहेड किया। हरियाणा की मनोहर सरकार नागरिकों की भलाई के लिए काम कर रही है। लगातार ऐसी मनोहर योजनाओं का तोहफा नागरिकों को मिल रहा है, जिसका वो सीधा लाभ उठा पा रहे हैं। हरियाणा सरकार की मनोहर नीतियों के कारण ही आज हरियाणा दुनिया का उभरता हुआ और सबसे तेज गति से विकास करने वालों में शामिल हुआ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा विकास ही नहीं कर रहा बल्कि रोज एक नया इतिहास भी रच रहा है। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। हरियाणा सरकार किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसला ले रही है ताकि किसानों की आय दोगुनी हो सके। ग्राफिक्स के जरिए समझेंगे। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल मनोहर सरकार की ओर से ये पोर्टल जारी किया गया है। अपने फसल को नजदीक की मंडियों में MSP पर बेचने के लिए अब 15 फरवरी 2023 तक पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। मुख्यमंत्री की ओर से लगातार हरियाणा सरकार की तरफ से किसानों को
बढ़ावा देने के लिए, उनकी आय को बढ़ोतरी करने के लिए ये पंजीकरण मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर करना होगा। हरियाणा के नागरिक के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई योजनाओं की शुरुआत की है ताकि प्रदेश के हर एक नागरिक खुशहाल और समृद्ध हो सके। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने प्रदेश के गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना से स्वावलंबी बनाने की दिशा में काम कर रही है। ग्राफिक्स के जरिए समझेंगे। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना से स्वावलंबी बन रहे गरीब परिवार, 30,000 से अधिक परिवार हुए हैं लाभान्वित। वहीं 22,000 से अधिक लोगों को सुविधा दी जा रही है। 1,800 से अधिक लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। योजना के तहत मिलता है 18 विभागों की 48 योजनाओं का लाभ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों ने एक बार फिर साबित किया है कि हरियाणा देश में खेलों का सुपर पावर है और इसलिए हरियाणा सरकार लगातार गांव-गांव खेल को बढ़ावा देने का काम कर रही है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छाए हरियाणा के खिलाड़ी। स्वर्ण पदक 22 है, रजत पदक 15 है तो कांस्य पदक 12। 5 फरवरी 2023 तक जीत पदकों का ये आंकड़ा। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मंगलवार को सभी मंत्रियों के साथ प्री बजट पर चर्चा करेंगे। दरअसल ये बैठक सुबह 11 बजे शाम 4 बजे तक हरियाणा निवास में चलेगी। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के साथ तमाम प्रशासनिक सचिव भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री हरियाणा के बजट से पहले तमाम समूहों और वर्गों के साथ प्री बजट पर चर्चा करेंगे। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से हमारे वरिष्ठ संवाददाता ने खास बातचीत की है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होगा और इसको 2 चरणों में करवाया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि 23 फरवरी को मुख्यमंत्री बतौर वित्त मंत्री हरियाणा का बजट पेश करेंगे। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं ज्ञानचंद गुप्ता। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होगा। हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें इस पर फैसला लिया गया था। राज्यपाल ने भी हरियाणा कैबिनेट के इस फैसले को आज मंजूरी दे दी है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद हैं। स्पीकर साहब, 20 फरवरी से बजट सत्र बुलाया गया है। इस बार क्या प्रारूप रहेगा बजट सत्र का? देखिए, आपकी बार पहली बार लोकसभा की भांति जो विधानसभा का बजट सत्र है वो 2 चरणों में रहेगा। पहले चरण के अंदर 20 तारीख को आदरणीय राज्यपाल महोदय अपना अभिभाषण पढ़ेंगे। 20, 21, 22 3 दिन अभिभाषण पर चर्चा होगी। 23 तारीख को आदरणीय वित्त मंत्री जो कि हमारे मुख्यमंत्री हैं वो बजट प्रस्तुत करेंगे और उसके पश्चात लगभग 20 दिन का रिसेस पीरियड होगा, जो शायद हरियाणा विधानसभा के इतिहास में पहली बार इतना लंबा रिसेस पीरियड हम करने जा रहे हैं। लगभग 20 दिन के पश्चात 16 मार्च से फिर दोबारा हम जो बजट के प्रावधान या बजट के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स या सुझाव जो माननीय विधायकों के द्वारा उन कमेटीज़ के माध्यम से, जो 8 कमेटियां कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, जो भी सुझाव आएंगे उनको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी क्या बदलाव करते हैं, किन सुझावों को मानते हैं, वो अभी तक की निर्णय के अनुसार 21 जो मार्च है उस दिन अभिभाषण जो अपने बजट का है वो जवाब देंगे। लेकिन फाइनल डेट्स जो हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग्स के अंदर तय की जाएंगी। इस बार और क्या बदलाव आपने करने का जो है वो मन बनाया है? चूंकि इससे पहले भी ई विधान के रूप में कार्यभार जो है वो विधानसभा में शुरू हुआ है और अभी जो है वो आप ये भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सवाल जवाब सभी जो चीज़ें वो हिंदी भाषा में हो, ताकि हमारी मातृभाषा भी है और इसके साथ ही तमाम विधायकों को भी इसकी सहूलियत रहती है। देखिए, निश्चित तौर पर पवन जी, अब की बार हमने ये निर्णय लिया है, जो हिंदी हमारी मातृभाषा है, जिसका हमें गौरव है, जिस पर हमें गर्व है,
वो ही हमारी हिंदी जो भाषा है अधिकृत रूप से हरियाणा की भी भाषा वही है, हरियाणा की राजभाषा हिंदी है। लेकिन पता नहीं किन कारणों से आज तक उस हिंदी भाषा का उपयोग जो जितना होना चाहिए था, जिस प्रकार से चाहे वो विधानसभा की कार्रवाई है, चाहे वो विधानसभा के अंदर जो फाइल वर्क है, उसमें हिंदी में जो कामकाज होना चाहिए था वो नहीं शुरू हो पाया। लेकिन हमने अभी निर्णय किया है कि आगे से जो भी कामकाज होगा, चाहे वो फाइल की नोटिंग से लेकर के अपने माननीय विधायकों के प्रश्न प्रस्ताव या जो भी कार्रवाई है या सरकारी जो हमें जवाब आएंगे या सरकार को जो हम प्रस्ताव भेजेंगे, वो सब कार्य हिंदी में होगा। और मेरा ये मानना है कि हमें अपनी मातृभाषा पर स्वाभिमान होना चाहिए। जिन जिन देशों के अंदर अपनी मातृभाषा का उपयोग बढ़ा है, मेरे जानकारी के मुताबिक 56 देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने सरकारी कामकाज को अपनी मातृभाषा में काम करना शुरू किया और उसके पश्चात उन देशों के अंदर काफ़ी बड़ा विकास जो है वो हुआ है। जी, अंतिम सवाल है सर, ये विधानसभा सचिवालय 20 फरवरी से शुरू होने वाले सत्र को लेकर पूरी तरह से तैयार है क्या? और दूसरा, पहले भी आप ई विधान के रूप में शुरुआत कर चुके हैं, तो पूरी जो कामकाज है वो ई विधान के रूप में ही होगा? बिल्कुल, देखिए, हमने जब ई विधानसभा का कार्य करने की प्लानिंग की थी, उस समय उसी में ये प्रावधान किया था कि चाहे कोई भी अपना माननीय विधायक इंग्लिश में देखना चाहे या हिंदी में देखना चाहे, तो वो हिंदी का प्रावधान हमने पहले ही अपनी जो ई विधानसभा करते समय उसमें किया हुआ है, इसलिए इसमें कोई भी दिक्कत हमें आने वाली नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया से बातचीत करने सर। हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता थे, जो जानकारी दे रहे हैं कि 20 फरवरी से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। विधानसभा सचिवालय इसके लिए तैयार है और इस बार प्रदेश का 2023-24 का बजट हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल वित्त मंत्री होने के नाते 23 फरवरी को पेश करेंगे। इसके साथ साथ जो सत्र की अवधि है उस पर अंतिम फैसला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में लिया जाएगा, ये विधानसभा अध्यक्ष ने जानकारी दी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। तो चलिए जान लेते हैं कि आज के इस सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ए, पशुपालकों को ऋण प्रदान करना। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं हिसार से आयुष मेहरा। आयुष, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं और उनकी कार्य प्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है इंद्र सिंह, जो कि झज्जर से उप कृषि निदेशक के पद पर काबिज हैं। सुनिए। मैं इंदर सिंह, उप कृषि निदेशक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, झज्जर। आज मैं किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 से शुरू हुई, जो कि आज तक बड़े सफलतापूर्वक ढंग से चल रही है। इस स्कीम के तहत किसानों ने अपनी फसल का बीमा करवाना होता है। रबी और खरीफ सीजन में दोनों ही फसलों में बीमित फसल, जैसे खरीफ में धान, बाजरा, कपास व मक्का तथा रबी में गेहूं, जौ, सरसों व चना फसलों का बीमा करवाना होता है। पहले यह योजना ऋणी किसानों के लिए कंपलसरी थी, लेकिन 2019 से यह ऋणी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दी गई है।
अगर कोई किसान अपनी फसलों का बीमा नहीं करवाना चाहता तो वह संबंधित बैंक शाखा में जाकर लिखित में एप्लीकेशन दे सकता है कि मुझे अपनी फसलों का बीमा नहीं करवाना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनिश्चित घटनाक्रम के कारण हुई फसलों की हानि से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना है। कोई भी किसान फसलों का बीमा उचित CSC केंद्र द्वारा करवा सकता है। फसलों में हुए नुकसान की भरपाई हेतु किसान ने 3 दिन के अंदर अंदर रिटर्न में अपनी शिकायत देनी होती है। उसके शिकायत के आधार पर कृषि विभाग के अधिकारी व बीमा कर्मचारियों के प्रतिनिधि तथा किसान की उपस्थिति में किसान के खेत का सर्वे किया जाता है। सर्वे में जो नुकसान आकलन किया जाता है उसी के आधार पर किसान को फसलों का मुआवजा दिया जाता है। इस योजना के तहत खड़ी फसल में प्राकृतिक आपदाओं जैसे जल भराव, ओलावृष्टि, भूस्खलन से हुए नुकसान का आकलन उपरांत मुआवजा दिया जाता है। जल भराव के अंदर धान की फसल में हुए नुकसान का शामिल नहीं है। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का, तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के इस सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा में उज्ज्वला डिस्कॉम आश्वासन योजना कब शुरू की गई थी? ए 5 नवंबर 2015, बी 13 जनवरी 2019, सी 26 अप्रैल 2020, डी 20 मई 2018। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।